आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न संग्रह जो हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हमारा एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न संग्रह भूगोल का, भारतीय भूगोल का रहने वाला है, जिसमें हमने पुरानी परीक्षाओं को भी शामिल किया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस भैया ये रहती हैं, और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो रहेगा कृषि एवं पशुपालन। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है भैया। वीडियो को लगातार आप लोग शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे भैया। पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर बताएं आप लोग। ऑपरेशन फ्लड बाढ़ नियंत्रण से, पीने के पानी की व्यवस्था से, दुग्ध उत्पादन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना भैया, ऑपरेशन फ्लड जो है भैया वो दुग्ध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी भारत में, और किसके द्वारा शुरू की गई थी? वर्गीज कुरियन। तो याद रखना भैया, वर्गीज कुरियन जो है यही ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध क्रांति के जनक है। याद रखना, इसी श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, यही है भैया श्वेत क्रांति, यही है दुग्ध क्रांति, यही है ऑपरेशन फ्लड। याद रखना, व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से भी इसको जानते हैं। दिख रहा है आपको? देखो, कुछ गाय दिख रही हैं, कुछ डिब्बे आपको दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? बताएं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने। नगदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ फसल को मिश्रित खेती कहते हैं। दो या दो से अधिक शस्यों को एक ही खेत में। अब ये शस्यों जो लिखा है भैया, ये शस्य यहां पर याद रखना, ये फसल के लिए कहा गया है। शस्यों को जो कहा गया भैया फसल, ये क्या है? फसल। याद रखना, तो दो या दो से अधिक शस्यों को एक खेत में उगाना, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर रहेगा बताएं? तो याद रखना भैया, पर खेती के साथ साथ जब पशुपालन करते हैं ना, उसको कहते हैं मिश्रित खेती के नाम से उसको जाना जाता है। याद रखना, कृषि और पशुपालन साथ साथ। और पशुपालन में अब ये नहीं है कि भैया किसी पशु को पाल रहे हैं तो दूध देने वाले गाय और भैंस को ही इसमें भैया फसल के साथ एक फसल उपजाया जाता है, दूसरा गाय भैंस रखी जाती है, तो ये मिश्रित खेती कहलाती है। क्यों कहलाती है? उसका रीजन ये है कि इससे कई बार जब कृषि में जोखिम होता है तो पशुपालन से किसान अपना दूध बेचकर अपना दिनचर्या चला सकता है, अपनी लाइफ को मेंटेन रख सकता है, यानी अपनी आजीविका को बनाए रख सकता है। याद रखना, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है? तो बताइए, गुजरात के दक्षिण पश्चिम में भैंसों की कौन सी नस्ल पाई जाती है? मुर्रा, भदावही, सूरती, टोडा। तो बताइए कौन सी मिलती है? तो याद रखना भैया, सूरती मिलती है। भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम में मिलती है? तो सूरती जो मिलती है प्यारे बच्चों, वो गुजरात के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मिलती है, और एक प्रकार की दुधारू भैंस की नस्ल है ये खूब दूध देने वाली गाय की नस्ल है। याद रखना, सॉरी भैंस की नस्ल है, याद रखेंगे आप। और गुजरात में भैया याद रखना, गुजरात में एक प्रजाति और मिलती है, सूरती तो मिलती है, इसके अलावा गिर भैंस की गिर प्रजाति और मिलती है, वो भी बहुत ज़्यादा दूध देती है, गिर। याद रखना भैया, गुजरात के गिर क्षेत्र में मिलती है गिर भैंस की एक प्रजाति है, गिर भैंस है। अब प्रजाति नस्ल। अगले क्वेश्चन चल रहा है। अगला क्वेश्चन भैया, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएं आप लोग, भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आंसर ऑप्शन आप लोगों के सामने। 1950 करेंगे आंसर, 1960, 70 या 80? करें आप लोग आंसर। क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट, तो याद रखना भैया, 1960 में भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी भैया? यूपी में हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर एंड साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है गोविंद वल्लभ पंत के नाम से, उधमपुर, ठीक है, उत्तराखंड में। अब तो उत्तराखंड में पड़ती है, उस समय उत्तर प्रदेश में पड़ती थी, ठीक है। तो याद रखना, तो गोविंद वल्लभ पंत जब बनी थी यूपी में बनी थी, आज उत्तराखंड में।
पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है, बताओ। तो कोई डेयरी किसान अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकता है, बताओ। तो कोई किसान, डेयरी किसान कोई भी अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकता है, कैसे, बताएं। तो याद रखना भैया, आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि करके, ये ऑप्शन है आप लोगों के सामने, ऑप्शन नंबर 2। आहार सांद्रण में अगर वृद्धि करेगा तो वो अपने पशु की जो चारे की गुणवत्ता उसको बढ़ा सकता है। चारा कम मात्रा में दे लेकिन उसकी गुणवत्ता ज़्यादा होनी चाहिए, इसी को कहते हैं भैया आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है, बताओ। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिम विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती है, बताएं। तो शीत ऋतु में जो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा होती है वो उत्पादन में किस प्रकार सहायक होती हैं, किस फसल के उत्पादन के लिए अच्छी होती हैं। वेस्टर्न लीज, एक तो समझना ये सर्दियों में आती है, कब आती है, कब होती है वर्षा, तो ये सर्दियों में आती है। और सर्दी में कौन सी फसल होती है, केवल रबी की फसल, है ना जायद होती है ना खरीफ होती है, केवल रबी की होती है, गेहूं जौ, ठीक भैया। ये जो फसलें उगाई जाती है, चना, गेहूं जौ, चना, सरसों, इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो सर्दियों में बारिश होती है जिसको पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है, सर्दियों में होती भी है। भूमध्य सागर से मॉइस्चर लेकर हवाएं भारत की तरफ आती हैं, तो उसी समय भारत होती है, जिसको राजस्थान में मावट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाड़ बनाना, एकत्र करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है, बताएं। एक तो भैया बाड़ बनाना, ठीक है। बाड़ बनाना मतलब कि ऐसे ही करके बाड़ बना देना पशुओं के रहने के लिए जगह, ठीक है। बाड़ बना, वो जगह की बात कर रहे हैं। एकत्र करना, ऊन कटाई जैसी गतिविधियां किससे संबंधित हैं, भेड़ पालन से है, लामा पालन पोषण से है, कुक्कुट पालन से है, कपास की खेती से है। तो बताएं, क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ऊन बनेगा तो भेड़ की होती है, तो भेड़ पालन, देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है। और पिक्चर दिखाने का हमारा उद्देश्य यही होता है कि ये चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी बन जाए, बिल्कुल बैठ जाएं, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा और लंबे समय तक याद रहें। भैया तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो बताएं। जो नीचे तिलहन की फसल दी गई है, इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इनका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में तथा प्रसाधन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तो दक्षिण भारत में रबी की फसल है, क्या ऐसा कुछ है, बताएं। तो बिल्कुल ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही बात है। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है, सही बात है, पर कच्चे माल के रूप में भी करते हैं प्रसाधन उद्योगों में। तिल उत्तरी भारत में तो खरीफ की फसल माना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में सर्दियों में बोया जाता है। तो एक और दो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं इसमें, ये दोनों बातें बिल्कुल सही बोले जा रही हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो, अगर खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो बताओ। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना है, यानी खाद्यान्नों का संग्रह अच्छे से रखना है, तो उनमें कटाई के समय उनमें आर्द्रता का अंश कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, बताओ। यानी उनमें कितने प्रतिशत, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को स्टोर करके रख रहे हैं तो उसमें नमी की मात्रा कितने % ठीक मात्रा रहेगी, और उससे ज़्यादा रहती है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, उधर वो खराब होने का खतरा रहता है, ठीक है भैया। तो बताएं कितनी मात्रा है, 14%। अगर 14% से ज़्यादा नमी है, 14% ऐसे कम नमी है तो वो चल जाता है। अगर उससे ज़्यादा नमी है तो फिर भैया वो फसल खराब हो जाती है अगर उसको स्टोर करके रखेंगे आप, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे भैया। भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था, बताइए। भारत में जो रबड़ लेके आए थे हम, कहाँ से लेके आए बताओ। भारत में हम नहीं, मतलब जब भी आए तो बताओ भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से आया। आंसर करें प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दो, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएं भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था।
मलाया से, ब्राज़ील से, वेनेजुएला से या इंडोनेशिया से? क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो याद रखना भैया। ये ब्राज़ील से लाए थे। ब्राज़ील में जो अमेजन के जंगल हैं, अमेजन के जंगल में ये पाए जाते थे। रबड़ वहाँ बहुत होती है, तो वहीं से हम लेके आए। वहीं एक प्रकार का वृक्ष होता है, हेविया ब्राई एलिजेंस के नाम से है वो, ठीक है। हेविया ब्राई एलिजेंस ऐसा कुछ नाम है। अच्छा मैं लिख देता हूँ, उसी से ये होता था, हेविया ब्राजीलियंसिस, तो याद रखना हेविया ब्राजीलियंसिस के नाम से भैया ये पौधा था, जिसको भारत का रबड़ का पौधा कहा गया। अगला क्वेश्चन भैया, ये देखो यहाँ रबड़ निकाली जा रही है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की, बताओ। भारत में कौन सी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पैदा होती है? भैया एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, इस बार भी एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया कि भारत में ज़्यादातर ऑफिसियस ने भैया ये क्वेश्चन हज़ारों बार पूछे हैं। तो बताओ भारत में, बताइए क्वेश्चन आप, अधिकतर किस किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है? तो भैया भारत में जो कॉफ़ी पैदा जाती है वो अरेबिका कॉफ़ी पैदा की जाती है, याद रखना। कॉफ़ी को हिंदी में कहवा भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और भारत में मुख्यतः दो प्रकार की कॉफ़ी होती है, एक तो अरेबिका होती है भैया, दूसरी रोबस्टा होती है। एक रोबस्टा नाम की भी कॉफ़ी हम लोग पैदा करते हैं। अरेबिका कॉफ़ी मूल रूप से जो अफ्रीका का एक देश है इथोपिया, वहाँ से लाई थे हम इसको अरेबिका, लेकिन अब ये भारत में काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है अरेबिका कॉफ़ी का। एक और है रोबस्टा, लेकिन रोबस्टा से भी ज़्यादा जो उगाई जाती है उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है अरेबिका। मोटे अनाज से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ मोटे अनाज के संबंध में कौन सा कथन सही है इसमें से? मोटे अनाज में पोषक तत्वों की कम मात्रा अत्यधिक होती है। कैसे कुछ है कि मोटे अनाज में पोषक की मात्रा ज़्यादा है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्यतः मोटे अनाज हैं। क्या ये दोनों बातें सही हैं? जी बिल्कुल, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं जी। मोटे अनाज में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, इसलिए कहा जाता है भैया मोटे अनाज खाने चाहिए। बाजरा हो, ज्वार हो गया, रागी हो गया, ठीक है, ये सब मोटे अनाज में आते हैं। बाजरा भी मोटे अनाज में आता है, ठीक है, याद रखना भैया। राजमा हो गया, ये सब मोटे अनाज हैं, तो मोटे अनाज में आते हैं, तो इनमें पोषक तत्व मात्रा ज़्यादा होती है। और ज्वार, बाजरा और रागी ये जो मोटे अनाज है मुख्य तौर पर मोटे अनाज जो उगाए जाते हैं, याद रखना। दोनों बातें बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। अब वीडियो को शेयर करो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल मुख्य फसल नहीं है? तो बताओ खरीफ की कौन सी नहीं है? देखो चावल, गन्ना, कपास, ये सब गेहूँ के, जो गेहूँ है ना ये रबी की है ना भैया। तो खरीफ की फसल ये सारी होती है ना, मक्का हो गया है ना, गन्ना हो गया, कपास हो गया। गन्ना भी याद रखना, गन्ना जो है खरीफ की फसल है, ठीक है जी। इसमें तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं नहीं है। तो क्वेश्चन के लिहाज से आंसर तो हो गया ना। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बताइए? राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में है, भुसावल में है, सहारनपुर में है, पुणे में है। तो बताएं राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट, और आंसर बताएं। तो याद रखना भैया ये आपको मिलेगा तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली में राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान है। तिरुचिरापल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली कहाँ पे बच्चों? तो ये है तमिलनाडु में, याद रखेंगे आप, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली। अगले क्वेश्चन तरफ चले। वीडियो को लगातार शेयर कर दो भैया, आप वीडियो को शेयर नहीं करते, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करेंगे हम। अगले क्वेश्चन तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है? तो बताओ इनमें से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता? बाकी करें, केरल करता है, कर्नाटक करता है, तमिलनाडु करता है, बस उड़ीसा नहीं करता है इलायची का उत्पादन, बाकी सब इलायची का उत्पादन करते हैं। इलायची की पिक देख लो आप, जिससे आपको दिमाग में ये बातें बिल्कुल याद रहें। गेहूं की खेती के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है बताओ? तो गेहूं के लिए इनमें से, गेहूं की खेती के लिए इनमें से क्या आवश्यक होता है? तापमान कितना होना चाहिए अगर गेहूं की खेती अगर पैदा हो रही है? सामान्य तापमान तथा भारी वर्षा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आर्द्र तापमान तथा भारी वर्षा होनी चाहिए। आर्द्र तापमान तथा सामान्य वर्षा होनी चाहिए। सामान्य तापमान तथा सामान्य वर्षा होनी चाहिए। तो याद रखना सामान्य तापमान, सामान्य वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। सामान्य तापमान चल जाता है, सामान्य वर्षा चल जाती है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है बताओ? तो अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, ठीक है जी, और खाद का संग्रहण करता है, तो बताइए वो क्या कहलाएगा? क्या बोलते हैं इसको?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। उसको प्रकंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको कहा जाता है प्रकंद। ये अदरक का तना होता है जो मिट्टी में तो उगता है, खाद्य के रूप में इसको हम यूज करते हैं, तो वो प्रकंद को यूज करते हैं प्यारे बच्चों। प्रकंद को खाने के तौर पर यूज कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल बोई जाती है, बताओ क्यों बोई जाती है? मतलब कब बोई जाती है? क्वेश्चन ये है, खरीफ की फसल बोई जाती है, कब बोई जाती है? कब पूछ रहे हैं आपसे, बताएं आंसर। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करेंगे और आंसर बताएंगे कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो खरीफ की फसल भैया दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने से, जो दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू होता है जब ये खरीफ की फसल बो दी जाती है। ठीक है, जब ये ज्वार, बाजरा, कपास, मूंग, मक्का आदि सब ये बोए जाते हैं। ठीक है भैया, और ये टाइम जून जुलाई का होता है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष भर बोई जाने वाली फसल, तो बताओ ऐसी कौन सी फसल है जो पूरे वर्ष बोई जाती है? बताओ जल्दी से, क्या आंसर रहेगा वर्ष भर बोई जाने वाली? तो याद रखना, जो मेज होता है मक्का, तो मक्का जो है भैया वर्ष भर बोई जाती है। देख लो मक्का का पिक है वर्ष भर। अब तो याद रखना पूरे 12 महीने आपको मक्का देखने को मिल जाएगा। वर्षा ऋतु में मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? तो वर्षा ऋतु में मौसम के बाद जो फसल उगाई जाती है तो भैया उसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा ऋतु के मौसम के बाद, वर्षा ऋतु चला गया तो क्या आता है भैया? सर्दियाँ आती हैं। तो सर्दियों में कौन सी फसल बोई जाती है? रबी बोई जाती है। तो याद रख, रबी है। गेहूँ है, मटर है, ग्रेम्स यानी चना है, मस्टर्ड यानी सरसों है, तो ये सब बोए जाते हैं भैया। तो याद रखना, वर्षा ऋतु के बाद जो ऋतु आती है वो रबी आती है, और रबी में ये सब बोए जाते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है, उत्पादन करता है? तो बताओ कॉफ़ी को सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य पैदा करता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा? तो कॉफ़ी को सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कर्नाटक। कर्नाटक जो राज्य है वो कॉफ़ी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। कॉफ़ी के बीज आप देखें। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से गरम मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बताओ गरम मसाले सबसे ज़्यादा कहाँ बोए जाते हैं? भैया अगर आपको पता हो, एक राज्य है हमारा केरल, उसको मसालों का बगीचा कहते हैं, और वो किस तट पर पड़ता है? वो मालाबार तट पर पड़ता है। तो मालाबार आंसर है इसका। केरल और केरल वाला तट जो है भैया, केरल कर्नाटक वाला तट, कर्नाटक और केरल का जो तट है उसको मालाबार तट कहते हैं। मेनली केरल वाला ही है, और यहाँ पर मसाले सबसे ज़्यादा भारत में उगाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है जी, याद रखना। नारियल, चावल, सुपारी, केला, गरम मसाले इत्यादि और भी फसल है वहाँ। अगले क्वेश्चन तरफ चला। अगला क्वेश्चन क्या है? कृषि में युग्म पैदावार का आशय रिक्त स्थान को उगाने से है। तो बताओ कृषि में युग्म पैदावार, तो युग्म पैदावार किसको बोलते हैं? देखो जब कोई वर्ड आता है तो वर्ड को ध्यान दिया करो, इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वहाँ से फिर आंसर बनता है ना। कृषि में युग्म पैदावार का आशय रिक्त स्थान को उगाने के लिए किया जाता है। तो बताओ युग्म पैदावार करते हैं तो किस लिए युग्म पैदावार की जाती है प्यारे बच्चों? चलो देखते हैं। एक ही साथ दो फसल होता है, विभिन्न मौसमों पर फसल होता है। तो युग्म पैदावार होती है प्यारे बच्चों, तो वो विभिन्न मौसमों के दौरान एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाया जाता है। तो अलग अलग मौसम पर एक ही फसल पर मौसम के हिसाब से, उसी को क्या कहते हैं? युग्म पैदावार कहते हैं भैया, याद रखना। ठीक है, तो एक ही वर्ष के दौरान क्या करते हैं? विभिन्न मौसम के दौरान, मौसम का जब बदलाव होता है तो एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना युग्म पैदावार कहलाता है। तो याद रखना, एक साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगा दो, है ना, उसको युग्म पैदावार। जैसे गेहूं के साथ सरसों को उगा देते हैं कई बार, है ना, तो युग्म पैदावार है बिल्कुल। मुंडी और उसको क्या करते हैं? मुंडी एक फसल बोई जाती है, वो गेहूं वो तो हो जाती है, हालांकि उनको बोते नहीं, गेहूं के साथ सरसों ज़्यादा बोई जाती है। तो ऐसे हरित क्रांति से क्या तात्पर्य? मतलब हरित क्रांति क्या है? हरी खाद का उपयोग करना, अधिक फसल उगाना, हरी वनस्पति या उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। तो बताइए हरित क्रांति से क्या मतलब आप समझ रहे हैं? तो हरित क्रांति से भैया पैदावार बढ़ानी है। तो पैदावार बढ़ानी कहाँ दिख रही है? उच्च उत्पादन विविधता प्रोग्राम। अब कैसे भी करके आपको उत्पादन बढ़ाएं, यही है, इसी क्या बोलेंगे आप? हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो बताओ
भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, तो कौन सी खेती होती है? जहाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है वहाँ सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है, चावल की होती है, कपास की होती है, गेहूँ की होती है। तो बताएं सबसे ज़्यादा भारत का जो सिंचित क्षेत्र है जहाँ तक सिंचाई उपलब्ध है वहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की पैदावार होती है? तो याद रखना भैया, वहाँ चावल बोया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा, है ना। ठीक है, चावल कह लो या धान कह लो, यही बोया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं भैया देश का जो 3/4 भाग है ना, 3/4 भाग, 3/4 भाग पर हमारे देश में सिर्फ चावल उगाते हैं, यानी धान की खेती करते हैं। ठीक है, फिर भी चावल में नंबर 1 पर कौन है? चीन ही है, भारत दूसरे पे है चावल में। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे? बताएं। पीली क्रांति, तो पीली क्रांति किससे थी भैया? तिलहन से। तिलहन यानी सरसों वगैरह जहाँ से तेल निकलता है, ये ऑयल सीड्स दिख रहे हैं आपको, सरसों भी दिख रही है आपको। निम्न में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? बताओ। तो नकदी फसल भारत में किसको माना जाता है? मक्का को, चना को, प्याज को, गेहूं को। तो बताओ इनमें से कौन सी नकदी फसल है? तो याद रखना मक्का एक नकदी फसल के रूप में बोई जाती है, मार्केट के लिए बोई जाती है। मैं पिक भी देख लो आप। अच्छा, पिक्चर दिखाने का मतलब यही है कि आपके दिमाग में ये बातें बिल्कुल बैठ जाएं। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, बताओ। पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है? बताओ। ये गेहूं की प्रजाति है, धान की है, मसूर की है या चना की है? बताओ। जो पूसा प्रजाति है प्यारे बच्चों, बताएं वो किसकी है? तो याद रखना पूसा जो प्रजाति है वो गेहूं की है। गेहूं की बालियां भी आपको दिख रही होंगी साइड में। ये काटो और जलाओ कृषि से क्या तात्पर्य है? काटो और जलाओ, काटो और जलाओ से क्या तात्पर्य है? मिश्रित खेती है, आलू की खेती होती है, स्थानांतरित खेती होती है, वनोन्मूलन, ये स्थानांतरित खेती होती है। इसको आप झूम कृषि भी कहा जाता है भैया। उत्तर पूर्व असम के क्षेत्र में इसको झूम खेती कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें भैया जंगलों को काटते हैं, वहाँ पर फिर आग लगाई जाती है और वहाँ फिर फसल की जाती है। फिर इस जगह को छोड़कर उपजाऊपन कम हो गया, फिर कहीं और जाकर फसल उग जाती है। ऐसी कृषि को क्या कहा जाता है? इस कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। इसको झूम की खेती भी कहा जाता है। स्थानीय वहाँ के लोग इसको कहते हैं भैया, असम या उत्तर पूर्व के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ खेती कर ली, वन काट दिए, आग लगा दी। ठीक है, यहाँ फसल हो गई, फिर उपजाऊपन कम हो गया, यहाँ से छोड़कर चले गए, फिर यहाँ थोड़े वन काटे और यहाँ पर आग वाग लगाई और खेती करनी शुरू कर दी। निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर बताएं। तो रोपण फसल कौन सी नहीं है? गन्ना रोपण फसल नहीं है, याद रखना। रोपण फसल क्या? रोपण फसल का मतलब यहाँ बागवानी, जिनको बाग लगा के करते हैं। ठीक है, उसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स रहते हैं, चाय भी होती है, कहवा भी होती है, बागान होते हैं, इनके भी रबड़ के भी होते हैं, गन्ने के लिए होते हैं, गन्ना साल भर कृषि होता है। और ये रोपण फसल है, बागवानी फसल है। अच्छा, रोपण का मतलब आप समझ लें, रोपण का मतलब बागवानी ही है। क्या है? बागवानी फसल। ठीक है भैया, रोपण का मतलब क्या है? रोपण का मतलब बागवानी फसल ही है प्यारे बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का हिस्सा कितना है? बताएं। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का हिस्सा 70% से अधिक है, 60 से 70% के मध्य है, 50 से 60% के मध्य है या 50% से कम है? तो भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का कितना हिस्सा है? अब खाद्यान्न बोले तो खाद्यान्न क्या? तो खाद्यान्न खाने पीने की फसलें जो होती है, जो हम अपने गेहूँ, चावल जो अपने खाने के लिए उगाते हैं। तो बताओ भारत की कुल जो फसल का क्षेत्र है उसमें से कितनी खाने के लिए खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं बच्चों? बताएं आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लगातार शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे भैया। तो क्या आंसर है? आंसर लिखना भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के लगभग 70% से अधिक क्षेत्र पर खाद्यान्न कृषि की जाती है। चावल, गेहूँ, इनकी ज़्यादा जिनको खाने के लिए उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, IR-20 और रत्ना, ये 2 किस्में हैं। तो बताएं ये किसकी किस्में? गेहूं की हैं, बाजरे की हैं, ज्वार की हैं, धान की है? तो याद रखना भैया धान की है। किसकी? IR-20 और रत्ना 2 प्रमुख फसलें धान की है। महाराष्ट्र में निम्न में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? बताओ। श्वेत स्वर्ण, किस फसल को श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? सफेद सोना कहा जाता है। बताओ, अब तो बता दो। सफेद सोना, पिक भी दिख रही है आप लोगों को? पिक भी दिख रही है ना? तो भारत में जो श्वेत स्वर्ण, व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों को कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड, कपास को कहा जाता है।
ठीक है जी, कपास के आपको ये दिख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कपास पकी हुई है ना, बस तोड़नी बाकी है, तोड़ो। मतलब तोड़ने का मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना ना, फसल पक चुकी है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी बताओ? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 76 में, 87 में, 84 में, 2002 में, तो 1984 में भैया। और उस अधिनियम का भी याद रखना जिस अधिनियम के तहत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, उसके तहत ये रजिस्टर है भैया, सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1960 के तहत, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, अगर आपसे पूछे बताओ राष्ट्रीय बागवानी परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो प्यारे बच्चे इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा, तो याद रखना। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है हरियाणा के गुरुग्राम में 1960 के अधिनियम के तहत बना, लेकिन बना कब? 1984 में। 1984 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताएं फसल चक्र को अपनाने से इनमें क्या होता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो बताएं फसल चक्र को अपनाने से क्या होगा? भूमि की उत्पादकता क्षमता बढ़ जाती है, ये तो ठीक सही बात है। अच्छा और देख लेते हैं, फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, नहीं फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अब फसल की नहीं, भूमि की बढ़ेगी ना भाई, फसल चक्र भूमि तो उगाती है, अब फसल का उत्पादन कैसे बढ़ सकता है ना, तो भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। फसल तो चेंज होगी फिर अगले साल ना, तो ये नहीं कह सकते हम। भूमि में जल की मात्रा बढ़ जाती है, ये कैसे बढ़ेगी? फसलों में कीड़ों द्वारा हानि को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया पहला ही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों इसका, कि भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है फसल चक्र की, कि भैया अलग अलग फसल बोने से, एक ही फसल को आप बोते रहेंगे तो फिर उत्पादक क्षमता कम हो जाती है भूमि की, इसलिए फसल चक्र अलग अलग फसल बोते रहना चाहिए। और बीच बीच में ढैंचा और एक मूंग की दाल आप बोएं, जिससे क्या होगा? उसकी उत्पादक क्षमता और बढ़ेगी। चाय का उत्पादन होता है कहाँ? पर्वत पे, पठार पे, पर्वतीय घाटी पर, पहाड़ी ढाल पर, तो बताएं चाय का उत्पादन क्या होगा? तो भैया पहाड़ी ढाल पे होता है, तभी आप देखना असम में बोई जाती है चाय, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में होती है, कर्नाटक में देखने को मिलेगी, थोड़ा केरल में मिलेगी, क्योंकि वहाँ क्या है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी ढाल है, वहाँ ढालनों पे दी जाती है, जैसे पानी न रोके। यहाँ भी दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है बताओ? दलहनी फसल, दाल की फसल करने के लिए बताओ इनमें से कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा है? क्रोमियम है, कोबाल्ट है, आयोडीन है, सोडियम है, बताओ। तो दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक है? कोबाल्ट, याद रखना। कौन सा? कोबाल्ट होता है ना। दलहनी फसल के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? कोबाल्ट होता है, ठीक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता भी है जो दलहनी फसलें होती है ना, उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? राइजोबियम होता है उसका नाम, है ना। क्या होता है? राइजोबियम होता है ना, राइजोबियम। तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जड़ों में, और जो बैक्टीरिया क्या करता है प्यारे बच्चों? वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी नाइट्रोजन को फिक्सीकरण करता है, और जिसके कारण क्या होता है, अगर नाइट्रोजन चाहिए जड़ के थ्रू ये नाइट्रोजन लेंगे, तो फिर वो तत्व क्या होता है, उसके लिए कोबाल्ट तत्व बड़ा आवश्यक होता है। तो इसलिए दलहनी फसलों के उत्पादन के कोबाल्ट जरूरी है, क्योंकि राइजोबियम जब भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो उसमें कोबाल्ट जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, रबड़ की फसल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताओ, जो रबड़ की फसल है उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिए गए 4 आप लोगों के सामने, और देखो इनमें से कौन सा सही बैठ रहा है। यह भूमध्य रेखा क्षेत्र की फसल है, ठीक बात है। इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है, ये तो गलत बात है, क्योंकि इस वर्षा के लिए कम से कम 90% के आसपास होता है। बारिश भी ठीक ठाक चाहिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन 50% सेंटीमीटर से कम नहीं, ज़्यादा ही चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, उपरोक्त दोनों है नहीं। तो भैया पहला स्टेटमेंट सही है इसमें, कि रबड़ की फसल ये भूमध्य रेखा क्षेत्र पर फसल है। भैया कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ है? भूमध्य रेखा के आसपास बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ बारिश होती है रबड़ क्षेत्रों में, जहाँ रबड़ होती है भूमध्य रेखा क्षेत्रों में। कृषि में शून्य जुताई से क्या लाभ है बताएं? कृषि में जो
जीरो फार्मिंग, जीरो कल्टीवेशन होता है या जीरो जुताई जो होती है उसका क्या लाभ है बताएं। तो जीरो जुताई का क्या लाभ होता है प्यारे बच्चों? तो जीरो जुताई का क्या लाभ होता है देखते भैया। पिछली फसल अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, ये ठीक बात है जीरो जुताई में। चावल की नई पौधों की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम्र मृदा में सीधे रोपण, ठीक बात है, सीधा ही धान के बीजों को डाल देते हैं, अलग से पौध तैयार नहीं करते हैं। और मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, हम बिल्कुल कार्बन पृथक्करण भी कर देते हैं उसमें। सही भैया, ये सारक सार होता है किसमें? शून्य जुताई में। शून्य जुताई तो भैया जीरो टिलेज के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट ड्रिलिंग के नाम से भी जानते हैं, सीधे पौधे डाल देते हैं इसमें, तो याद रखना इसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इसको डायरेक्ट, इसको प्यारे बच्चों डायरेक्ट ड्रिलिंग भी कहा जाता है, ड्रिलिंग, डायरेक्ट ड्रिलिंग कहा जाता है इसको। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं, तो इसमें सभी है प्यारे बच्चों, क्या है? सभी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वीडियो को लगातार शेयर करते रहे आप। क्वेश्चन है कृषि में फर्टिगेशन का क्या लाभ है बताओ। कृषि में जब फर्टिगेशन होता है तो उसका लाभ क्या होता है? कृषि में फर्टिगेशन का क्या लाभ है बताएं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने। पहला ऑप्शन है सिंचाई जल में क्षारीयता को नियंत्रित करना, बिल्कुल फर्टिगेशन तभी है जो क्षारीयता ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लवण बढ़ता जा रहा है, उसको नियंत्रित करना, सॉल्ट की मात्रा बढ़ रही है, तो ये सही बात है। रॉक फॉरेस्ट और सभी अन्य फॉस्फेट उर्वरकों का फसल के साथ अनुप्रयोग संभव है, ऐसा तो कुछ नहीं होता कि रॉक फॉस्फेट सारी कुछ, ये तो स्टेटमेंट ही बिल्कुल पढ़ने से ही गलत लग रही है। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है, हाँ ठीक है भैया, ये सीखे भैया कि रासायनिक पोषक के तत्व की कमी है रही है, उसमें निक्षालन अच्छे से नहीं हो पाता। 1 और 3 सही है प्यारे बच्चों, हाँ ऑप्शन भी देखो 1 और 3 सही है इसमें प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्न में से किस पद्धति को पारितंत्रिक अनुकूली कृषि माना जाता है, तो बताओ इनमें से किसको परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? फसल विविध रूपण को, शिव अधिमय को, ऊर्ध्वाधर कृषि को या उपरोक्त सभी को बताओ। तो भारत में संभव है किस पद्धति को परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? क्वेश्चन तो है इंपॉर्टेंट, अब इसका आंसर बता दो कि किस पद्धति को पारितंत्रिक अनुकूल कृषि माना जाता है। तो याद, अब देखते भी ऑप्शन पढ़ेंगे तभी तो हम आंसर कर पाएंगे। फसल विविध रूपण को कहा जाता है, या शिव अधिमन जिसको लिग्यूम इंसेक्टिफिकेशन कहते हैं ना इंग्लिश में, लेव्यूम इंसेक्टिफिकेशन, हाँ वही कहते हैं। ऊर्ध्वाधर कृषि या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी प्यारे बच्चों, सभी पारितंत्र अनुकूल के लिए सारी की सारी फसल हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार, तो बताओ भारत में सीमांत कृषि भूमि के जोत का आकार क्या है? 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक है। तो भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का जो आकार है तो वो कैसा है? क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, बताएं। तो सीमांत कृषि किसको बोलेंगे? क्या आकार होता है जोत का, उन खेतों का जिसको सीमांत पूरी उस कहा जाता है? सीमांत किसान किसको कहते हैं वही समझ लें आप। तो 5 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि जिसके पास हो, 2 से 4 हो, 1 से 2 हो, 1 से 2 हो, क्या ऐसा है? 1 से 2 हो। देखो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, उपरोक्त में से एक नहीं, एक से अधिक नहीं, ये क्या ऑप्शन जो इसका आंसर होता है ना भैया, जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, 1 हेक्टेयर से, इस 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसको सीमांत किसान कहा जाता है। अगर इसमें ऑप्शन होता कि जिस जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम हो तो वो क्या कहते हैं? सीमांत कृषि भूमि जोत कहा जाता है, ठीक बात है। इसमें से आंसर नहीं है तो इसमें क्या होती है? 1 हेक्टेयर से कम, ये आंसर इसका, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं, हाँ, या एक उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसे आप आंसर के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, वीडियो को लगातार शेयर करें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वीडियो इंपॉर्टेंट है भैया, लगातार वीडियो को शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर करते रहिए। वीडियो को लगातार शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो के साथ कनेक्ट करेंगे आप लोग। क्या कहता है अगला क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? तो बताओ, व्यापारिक बेचने के लिए नहीं होती है कौन सी फसल? कपास भी बेचने के लिए होता है, गन्ना भी बेचने के लिए होता है, तो बताओ केला भी बेचने के लिए होता है, क्या बाजरा भी बेचने के लिए होता है? बताओ क्या आंसर है इसमें। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लगातार शेयर कर दो भैया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ दो भैया। तो बस बाजरा को छोड़कर बाकी सब नकदी फसलें भैया व्यापार के लिए बोई जाती हैं, गन्ना भी, कपास भी, ये भी। तो आंसर क्या है? आंसर है प्यारे बच्चों बाजरा। बाजरा, गेहूं, ज्वार, ठीक है भैया, ये सब बेचने के लिए नहीं है। लेकिन मक्का नकदी फसल है, मक्का, गन्ना, कपास, तो मक्का को मत उसमें रखना। ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, बस यही क्या है जो बाजार के लिए नहीं, जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए होती हैं, खाद्यान्न फसल। लेकिन ये सब बेचने के लिए, गन्ना हो गया, कपास हो गया, केला हो गया, मक्का हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई, नील की खेती हो गई, पहले करते थे, अफीम की खेती होती थी पहले, तो वो भी होती थी बाजार के लिए। निम्न में से कौन, आपको ऑप्शन दियो, आप कौन सी क्या लिखा हो, निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक हो गया? निम्नलिखित पर विचार कीजिए, भी कर लिखा हो ना, ये विचार, तो बताइए इनमें विचार करना है, तो करें विचार, ये होगा विचार करना। तो करो भैया विचार, क्या इसमें से सही रहने वाला है? चलो देखते हैं, पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ेंगे तभी हमें चीजें समझ में आएंगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक। बिल्कुल ठीक है भैया, पंजाब गेहूं और उत्तर प्रदेश में खूब गेहूं होता है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। अप्रवाहित उर्वरकर भूमि शीतकाल में 10 से 15% सेल्सियस तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। देखो भैया, गेहूं होता है इन राज्यों में, ये भी ठीक बात है, लेकिन उर्वर भूमि के लिए शीतकाल में 10 से 15% सेंटीमीटर सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होनी चाहिए गेहूं के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। आंसर 1 और 2 है भैया। गेहूं के लिए 75% के आसपास की 75 सेंटीमीटर के आसपास की वर्षा होनी चाहिए और 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, यही लिखा हुआ है, यही आंसर सही है एकदम। दोनों आंसर सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही बोली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का नाम क्या है बच्चों? मैक्रोनी। तो मैक्रोनी गेहूं का जो वनस्पति का नाम है उसका नाम क्या है? तो भैया ऑप्शन है आप लोगों के सामने, ट्रिक्टिम एस्टिवम, ट्रिक्टिम मोनोकोकम, ट्रिक्टिम ड्यूरम या ट्रिक्टिकम डाइकोकम। तो बताओ क्या है? तो याद रखना भैया, जो टीटिकम ड्यूरम है तो इसको कहा जाता है मैक्रोनी गेहूं का ये वनस्पति नाम है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल और उसके सम प्रमुख उत्पादन राज्य निम्न में से कौन से सही नहीं है? बताओ, फसल है और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो बताओ, ये कहने का मतलब वो राज्य और उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उसका, सर्व प्रमुख का मतलब सबसे ज्यादा फसल है और सबसे ज्यादा किस राज्य में हो रही है वो मिलान कर, इनमें से पूछा आपसे कौन सा सही मिलान नहीं है। ये तो ये भी देखा करो, सही पूछ रहे हैं गलत पूछ रहे हैं, तो इसमें ये गलत पूछ रहे हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा एक सही मिलान नहीं है, बाकी सब सही मिलान होंगे प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चावल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। देखो चावल का तो ये पता है, सब चावल पश्चिम बंगाल में होता है, तो गलत तो यही हो गया, नहीं पूछ रहे हैं, पहला ही आंसर आ गया। लेकिन और देख लेते हैं, गेहूं उत्तर प्रदेश में ठीक है, कपास गुजरात में ठीक है, राई सरसों राजस्थान में ठीक है, सबसे ज्यादा होती है, तो पहला ही गलत है भैया इसमें। क्वेश्चन के लिहाज से पहला सही है कि जो पूछा कौन सा इनमें से सही है, लेकिन वैसे मिलान में गलत है पहला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष यानी लीस्ट वाटर एफिशिएंट है फसल है? तो बताओ किसको सबसे कम वर्षा चाहिए और फसल पैदा हो जाती है? तो याद रखना भाई, गन्ना के लिए बहुत कम वर्षा चाहिए, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कह सकते हैं भैया, ये वाटर यूज एफिशिएंसी इसकी कम है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो बताइए, भारत में किस राज्य को चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो बताओ कौन है चीनी का कटोरा? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा है। तो बताएं, तो उत्तर प्रदेश जो है भैया वो चीनी का कटोरा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2-4 आपके सामने कथन दिए हुए हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और वीडियो को लगातार कर दो आप शेयर। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादक कम है। तो बताओ, उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। हाँ ठीक है, बिल्कुल
उत्पादन तो ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा क्षेत्र में बोया जाता है, लेकिन उत्पादक प्रति हेक्टेयर कम होती है, पैदा कम होता है, बोते ज़्यादा ये लोग क्योंकि उसमें उत्पादकता प्रति हेक्टेयर कम होती है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी की मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थित हैं। भैया ये बात बिल्कुल ठीक है, सहकारी क्षेत्र, और महाराष्ट्र की तरफ पश्चिमी तरफ ही ज़्यादा अपनी मिलें शिफ्ट हो गई चीनी की। तो 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भैया, ठीक है, तो याद रखना। निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? विचार करें, क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट। वीडियो को लगातार शेयर कर दो भैया। वीडियो को क्या करेंगे आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ेंगे भैया। तो देखते हैं कर्नाटक में कौन सा इसमें से नहीं है। एक कर्नाटक में नहीं होगा और बाकी सब क्या होंगे, सारे के सारे आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। चलो देखते हैं। चिकमंगलूर कर्नाटक में है, दुर्ग कर्नाटक में है, बाबा बुदान गिरी, बिल्कुल बाबा बुदान की पहाड़ी भी है वहाँ। पुल्लेज नहीं है, क्योंकि पुल्लेज है तमिलनाडु में, तो ये गलत है। ऑप्शन के लिहाज से यही सही है हमारा आंसर 4। निम्नलिखित क्वेश्चन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इलायची एक काली मिर्च का सबसे उत्पादक है? इलायची कौन सा राज्य है? अच्छा, कौन सा राज्य इलायची, और निम्न में से बताओ कौन सा राज्य इलायची और काली मिर्च के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताओ काली मिर्च और इलायची सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तमिलनाडु में, गोवा में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो केरल को भी हम मसालों का बगीचा कहते हैं। काली मिर्च बहुत होती है वहाँ, इलायची बहुत होती है, इलायची पहाड़ियाँ भी हैं वहाँ। आपको भैया सुमेलित नहीं है इनमें से। एक तरफ आपको स्थानांतरित कृषि के नाम दिए हुए हैं और दूसरा राज्य। तो स्थानांतरित कृषि भैया एक जगह पर कृषि करते हैं, पेड़ों को काट कर आसपास के क्षेत्र को जलाते हैं। उसके बाद उस राज्य में हम देखेंगे भैया वो कहाँ, किस राज्य में वो किस नाम से वो झूम की कृषि या स्थानांतरित कृषि है जो बदलती रहती है। तो आंसर बताएं, क्या आंसर है इसका? तो भैया देखते हैं किस राज्य में किस नाम से इन फसलों को जाना जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन सा एक गलत होगा, बाकी सब सही होंगे। तो भैया पोंडू तो उड़ीसा में कहते हैं भैया, बिल्कुल पोंडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों में कहते हैं, ये ठीक बात है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दोनों में क्या कहते हैं इसको? पोंडू कहते हैं प्यारे बच्चों, ये ठीक बात है। मासा कहाँ बोलते हैं प्यारे बच्चों? किसको? झूम की कृषि को मासा बोला जाता है हिमाचल में, ये भी ठीक बात है भैया। अच्छा, मासा हिमाचल में बोलते हैं, मासा मध्य प्रदेश में बोलते हैं ना, मासा मध्य प्रदेश में से, मध्य प्रदेश में से मासा, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो ये गलत है भैया, मासा मध्य प्रदेश में कहते हैं, यहाँ लिखा हो हिमाचल प्रदेश, तो ये गलत है, यही गलत है भैया, मध्य प्रदेश में बोलते हैं इसको मासा। पोनम केरल में कहते हैं, झूम असम में कहते हैं, ये ठीक बात है भैया बिल्कुल। बत्रा इसको दक्षिण पश्चिम राजस्थान में कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो बताइए इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? फसल और राज्य दिए हैं, एक तरफ फसल है दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। तो देखते हैं भैया इनमें से कौन सी एक ही, इसमें तो एक ही सही है, बाकी सब गलत दे रखे। अब दे रखे मक्का, तो